नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी चंबा। जहां पे आपको इसके पहले इकोनॉमिक्स साथ में आपको ज्योग्राफी कराया गया है, जो कि आपके जेबीटी कमीशन और एसपी पटवारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। वहां पे हमने सारे टॉपिक को थ्योरीज वाइज भी कंप्लीट किया, साथ में हमने आपको वहां पे एमसीक्यू भी प्रोवाइड किया। तो यानी कि ओवरऑल आपका जो भी वहां पे सिलेबस था वो पूरी तरीके से कंप्लीट खत्म हो गया। अब आपकी डिमांड ये थी कि आप इसके पॉलिटिकल साइंस वाले पार्ट को लेके आओ। तो यहाँ पे ये चीजें हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस का जितना थ्योरी है सब कुछ देखने को मिलेगा और एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराएंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि आपके पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है काफी ज्यादा इसमें बढ़ा दिया गया है। तो इसको हम धीरे धीरे करके कंप्लीट तो जल्द ही कर देंगे। लेकिन एक चीज और याद रखिए, सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ ऐसे भी पार्ट है जहां से एग्जाम में ना के बराबर क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, उन सारी चीजों को पहले पढ़ना है जहां पे हमें ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए। तो ये बातें आपको याद रखनी, पढ़ना कहाँ से है, क्या है सिलेबस में, सारी चीजों को हम यहाँ पे सिलेबस के थ्रू देख लेते हैं। तो एक बार आइए हम यहाँ पे सिलेबस को देखते हैं कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पहला वाला पार्ट है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये पॉलिटिकल साइंस का थ्योरेटिकल पार्ट होता है। और याद रखिए, ये ज्यादातर एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। हमसे ज्यादातर एग्जाम में कहाँ से पूछा जाएगा, इसको मैं आपको दिखा दे रहा। तो दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ये भी आपका पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग है। तो जिसमें आपको दिख रहा होगा पहले है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा। कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, इसको देखेंगे। फंडामेंट प्रीएम्बल के बारे में, फंडामेंटल राइट, इसके अलावा ड्यूटीज, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, यानी इस तरीके का ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बोर्ड पे, ये वाला यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिए यहाँ तक टोटल। लेकिन ये जो आपका नीचे वाला पार्ट है यहाँ से भी काफी कम क्वेश्चन बनते हैं, मतलब यहाँ से भी लगभग बहुत कम ही क्वेश्चन बनेंगे। तो हम करेंगे क्या, सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे, बट मेरा जो पहला फोकस होगा वो इसके ऊपर होगा। तो आप इस बात को याद रखिएगा। तो हम इसको एक एक करके शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि हमें किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कौन सा पढ़ा दे रहा, ये पहला वाला टॉपिक उठाऊंगा और इसके बारे में पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। याद रखिएगा, अगर इसमें भी आप मेन देखना चाहो ना, तो ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है वो आपका यहाँ पे अमेंडमेंट के पास तक है, यानी यहाँ तक। और बाकी कुछ चीजें और भी आपको आगे मैं बता दूंगा, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना है। बाकी हम तो सारा चीजें यहाँ पे सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे ही। तो याद रखिएगा, ये आपका सिलेबस हो गया, सिलेबस आपने देख लिया। यानी कि पहला जो पार्ट था वो था आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा। अब आपको थोड़ा सा मैं इसके पहले वाली चीजों का, यानी इससे पहले क्या था भारत में कंडीशन, उसके बारे में थोड़ी सी चीजों की जानकारी दे दे रहा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी शुरुआत करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में संविधान सभा क्या होती है वो सारी चीजें भूल जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले के टाइम पे। तो स्टार्टिंग में 1945 से पहले हुआ क्या था कि भारत के अंदर कई दिनों से, ये कई सालों से मांग की जा रही थी कि आप हमें हमारा देश दे दो, हमें एक संविधान सभा की स्थापना करने दो, ताकि हम अपने लिए क्या करें, एक संविधान बनाए, एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और अपना देश खुद से चलाएंगे। ये चीजें कई दिनों से, कई सालों से मांगे की जा रही थी। जिसके बाद भारत में क्या हुआ कि इस तरीके से आपको ब्रिटेन के द्वारा बोल दिया गया कि अब आप अपनी संविधान सभा बनाइए, हम यहाँ पे आपको आपका देश छोड़ के चले जाएंगे। इस तरीके की चीजें हुई। तो हुआ क्या, तो ये सब कब हुआ था, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, उससे पहले। तो हुआ क्या, तो मैं आपको थोड़ी सी कुछ अब एक एक करके चीजें बताता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले संविधान सभा आपने सुनी कि ब्रिटेन ने बोला ठीक है आप बना लो। तो होगा क्या कि यहाँ पे सबसे पहले सर संविधान सभा होती क्या है इसके बारे में बताइए। तो संविधान सभा एक ऐसे लोगों की ग्रुप हो, मतलब ग्रुप के लोगों का क्या होगा, कह सकता हूं कि कई सारे लोग होंगे, उनका ग्रुप होगा। जिसमें होगा क्या, तो आपको याद रखना है कि वो लोग मिल करके संविधान बनाने का काम करेंगे। ऐसी सभा को हम क्या कहेंगे, ऐसे ग्रुप को कहेंगे संविधान सभा या कंस्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जानेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। तो क्या हो गया, तो ये हो गया आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली। इसके अलावा आपका क्या होता है कि एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि विश्व में सबसे पहली बार जो संविधान सभा बनी थी वो कहाँ बनी थी, फ्रांस के अंदर 1789 में। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे आगे आपको देखने को मिलेगा
कि भारत के अंदर जो संविधान हुआ, संविधान सभा जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो कैसे बनना स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले कब बना, तो आप याद रखिएगा संविधान सभा का जो गठन हुआ था, जो बनना स्टार्ट हुई थी, वो कब हुई थी, 1946 से। कब से, तो आपका आंसर हो जाएगा सर 1946 से। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है किस योजना के तहत इसको बनाया गया, तो आपको याद रखना है ये बनाया गया था किसके थ्रू, आपका कैबिनेट मिशन के द्वारा, यानी कि प्लान ऑफ कैबिनेट मिशन के द्वारा इसको बनाया गया था। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, आप इसको याद रखिए। साथ में इसमें सर इस संविधान सभा के अंदर कौन होगा, कौन मिलके ये बनाएगा, क्या जनता पूरी मिल जाएगी या फिर कुछ लोग होंगे जो हमारे संविधान सभा का निर्माण करेगा। तो याद रखिएगा संविधान सभा कुछ चुने गए लोगों के अंदर से, कुछ लोगों को जनता के अंदर से लेकर के, मतलब उनको एक प्रकार से बिना किसी वोटिंग के उनके अंदर से, जनता के अंदर से लेंगे और फिर सारे लोग मिलके आपका संविधान बनाएंगे। जनता नहीं, जो भी उसमें से चुने हुए लोग होंगे तब। तो वोट तो दिया नहीं गया, तो यहाँ पे जो चुनाव हो गया, यानी संविधान सभा के अंदर लोगों का जो चुनाव हो गया, वो कैसा हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, यानी कि अप्रत्यक्ष हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट। अगला क्वेश्चन, इसमें सर कितने सदस्य थे आपके, यानी कितने लोगों ने मिलके बनाना स्टार्ट किया, तो आंसर हो जाएगा सर 389। कितने, 389, जिसमें आपको याद रखना है उस टाइम जो भारत था वो आपका दो पार्ट में डिवाइड था, एक तो देसी रियासत और दूसरा क्या, जिसको प्रिंसिपली स्टेट बोलते हैं, और ब्रिटिश भारत। यानी ब्रिटिश भारत का मतलब एक ऐसा इलाका जहां पे ब्रिटेन के लोग कब्जा करके रखे थे, ये तो सारे पे थे, लेकिन कुछ ऐसे इलाके थे जिनको देसी रियासत के नाम से जानते हैं, जिनके ऊपर ब्रिटेन ने कब्जा किया था, बट वहां पे जो शासन करता था वो राजा करता था। तो कितने थे सर, ब्रिटिश भारत से 296 और देसी रियासतों से 293, तो टोटल कितने सर आपके 389। इसके अलावा जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो उस टाइम याद रखिएगा जब संविधान सभा बनना स्टार्ट हुई, तो उस टाइम पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो वहां से भी कुछ लोग शामिल थे, तो इसीलिए 389। लेकिन जब विभाजन हो गया तो याद रखिएगा आफ्टर पार्टीशन कितना बचे, 299, यानी कि 299, 299 आपके मेंबर बचे। तो आप इस बात को याद रखिएगा। तो ये आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपसे क्या पूछ रहा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकें। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की बैठकों के बारे में बताइए। तो याद रखिएगा संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब से स्टार्ट हुई, पहली पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो आपको याद रखना है ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 से पहली संविधान सभा स्टार्ट हुई थी। एक और चीज कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब संविधान सभा की बैठक हुई, क्यों बैठक होगी, क्योंकि सारे लोग मिलजुल के क्या करेंगे, संविधान बनाने का काम करेंगे। तो ये बातें याद रखनी है। तो सबसे पहले जब पहली बैठक हुई ना, तो उस बैठक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो उनको क्या बना दिया गया, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो आपको याद रखना है किसको बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अस्थायी सदस्य कौन थे, ये सारे क्वेश्चन में पूछे, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ये आपको यहाँ पे इसकी इंग्लिश दिख रही होगी तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर बैठक होती है, याद रखिएगा क्या 10 तारीख को नहीं हुई थी, तो याद रखिए 10 को भी बैठक हुई थी, बट जो जो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखनी है, जो यहाँ पे 10 को भी हुई थी, 11 को। तो 11 दिसंबर वाला सर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अस्थायी अध्यक्ष है ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी नहीं थे, ये एक प्रकार से कह सकता हूँ आपके कि परमानेंट नहीं थे। बनाया किसको गया सर, तो इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले क्या बने, राष्ट्रपति बने, इनको भारत कह सकता हूँ कि उस संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी चीज, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एच.सी. मुखर्जी, इनको क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। आपको ये चीजें ध्यान देनी है। 13 दिसंबर वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 13 दिसंबर के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट पेश किया था जिसमें ये बताया गया था, जिसको उद्देशिका प्रस्ताव या फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से बताया गया। इसमें ये था ना कि भारत का जो संविधान होगा वो किस टाइप का होगा, उसके बारे में एक प्रकार से सैंपल प्रोवाइड करते हैं।
एक प्रकार से कह सकते हैं डॉक्यूमेंट था। तो इस यही जाके आगे क्या बन गई, प्रस्तावना बनती है, यही वाला पार्ट उद्देशिका प्रस्ताव। तो याद रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये बनता है। तो आप ये स्लाइड याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि ये जो संविधान सभा है ये क्या कार्य करेगी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो संविधान सभा है इसका मेन काम क्या होगा, ये संविधान को बनाएगी, प्रस्तावना तैयार करेगी, बाकी जो भी चीजें हैं ये सारा काम किसका है, ये सारी काम आपको संविधान सभा करती हुई नजर आएगी। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ समितियां थी। समितियां का मतलब सर 5 लोगों का एक ग्रुप बना दिया गया, 5 लोगों का एक, 5 लोगों का एक, इस तरीके से। तो होगा क्या, वो जो 5 लोग होंगे ना वो आपके अलग अलग प्रकार के कार्य करेंगे। जैसे कुछ लोग प्रस्तावना पे काम करेंगे, कुछ लोग आपका फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार पे काम करेंगे। तो इस तरीके से तो पूछा जाता है कि कौन सी समिति का गठन या कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, सबसे इंपॉर्टेंट है। संघीय समिति और संघ संविधान समिति दोनों किसकी है, सर जवाहरलाल नेहरू की है, ये आपको ध्यान देना, नाम यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे मौलिक अधिकार समिति सर सरदार पटेल, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, अल्पसंख्यक सर सरदार पटेल, यानी तीनों समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे, आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे भारत के अंदर कई सारे, भारत के संविधान में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। जैसे कि क्या होता है, आपका प्रस्तावना होती है यानी प्रियम्बल होता है, मौलिक अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट होता है, नीति निर्देशक तत्व होता है, आपका डीपीएसपी होता है, संसदीय प्रणाली होती है यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, आपका संघीय व्यवस्था होता है। एक एक करके सारी चीजों के बारे में अभी हम आगे समझेंगे, तो ये चीजें ध्यान दीजिए। तो ये हमारा जब संविधान बना ना, तो याद रखिएगा हमारे संविधान जब बने उस टाइम पे कई सारे ऐसे देश थे जिनका संविधान ऑलरेडी बन चुका था। तो हमें जब बनाना था तो हम सैंपल कहाँ से उठाएंगे, अलग अलग दूसरे देशों से। तो हमने उसके सोर्स को यूज किया। तो कौन कौन से देश से कौन सा सोर्स यूज किया गया है, कई सारे एग्जाम में पूछे जाता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जो हमारा प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट, ये हम किस देश से लिए हैं, तो आंसर हो जाएगा सर यूएसए से, यानी कि आपका अमेरिका से लिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार और प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, आंसर हो जाएगा यूएसए से। अगर पूछा जाएगा डीपीएसपी, तो आपको याद रखना है जो डीपीएसपी है ये है आपका आयरलैंड से। ये बात याद रखिएगा, ये सब के सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। संसदीय प्रणाली यानी कि हमारे देश में 2 सदन होंगे, ये कहां से लिया गया है, आंसर हो जाएगा सर आपका ब्रिटेन से। दूसरी चीज संघीय व्यवस्था, ये कहां से, सर कनाडा से। आपातकाल यानी इमरजेंसी की जो है बात, ये जर्मनी से। और संविधान के अंदर संशोधन होगा, ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया आपका साउथ अफ्रीका से। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कुछ एमसीक्यू आ गए, लेकिन हम क्या करेंगे कुछ और चीजें जान लेते हैं। याद रखिएगा जो भारत का संविधान है ना, क्या भारत का जो संविधान है ये विश्व का, अगर मैं बात करूं भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा क्या है, विश्व का सबसे लंबा संविधान है, विश्व का सबसे लंबा संविधान है, सबसे क्या है, तो याद रखिएगा सबसे लंबा संविधान है। सबसे ज्यादा, दूसरी चीज ये एक प्रकार का लिखित संविधान है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसा, अलिखित है कि लिखित है, तो याद रखिएगा ये एक प्रकार से लिखित संविधान है। ये बातें याद रखनी है। लंबा का मतलब क्या हुआ, ज्यादा, सबसे ज्यादा अनुच्छेद भी हैं, सबसे ज्यादा वर्ड्स भी इसी के अंदर यूज किए गए हैं। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। क्वेश्चंस करते जाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बताएंगे, साथ में यहाँ पे हम इसका जो आंसर होगा उसको भी देखते जाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे, तो याद रखिएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो याद रखिएगा इसका मेन काम क्या था, सरकार चलाना, कानून बनाना, संविधान बनाना, या फिर आपका चुनाव कराना। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संविधान बनाना, यानी कि टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन या टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा।
इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, विश्व की पहली संविधान सभा कहाँ बनी थी? तो आपको जुलाई क्रांति की बात, सॉरी, आपने यहाँ पे फ्रांस के बारे में सुना होगा कि फ्रांस की क्रांति जो हुई थी उसी के बाद क्या हुआ था, फ्रांस के अंदर संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, भारत में संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ था? तो आपको ध्यान देना है, भारत के अंदर ये कैबिनेट मिशन के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि 1946 में पेश हुई। तो इस बात को आपको याद रखना है। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा कि संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये तो संविधान बनाने का काम कर ही रही थी। क्या ये संविधान बनाने का काम तो कर रही थी, लेकिन एक और काम कर रही थी, संविधान बनाने का काम कर रही थी, लेकिन संविधान सभा एक और काम कर रही थी, अंतरिम सरकार के अंतरिम क्या रुक जाए जस्ट एक मिनट, ये क्या करती है, एक प्रकार से अंतरिम सरकार यानी चलाने का भी काम करेगी देश को। बाद में भले सरकार वोट चुन करके बना दी गई, बाद में इस तरीके से ये चीजें दो इसके कार्य चल रहे थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? तो आपको याद रखना है, क्या ये डायरेक्ट इलेक्शन था या फिर आपका कह सकता हूँ यहाँ पे मनोनीत हुआ था यानी नॉमिनेट किया गया था, या फिर अप्रत्यक्ष था, या सार्वभौमिक मतदान हुआ था यानी सारे लोगों ने यहाँ पे वोट दिया था? तो कौन सा था? तो आपको पता चल गया होगा, इसका जो आंसर है वो आपका सी वाला सही होने वाला है। अप्रत्यक्ष आपका इलेक्शन हुआ था, 389 आपके सदस्य थे। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपको याद रखना है कि जो संविधान सभा है इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जहां पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो याद रखिएगा कौन सा आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यानी कि परमानेंट जो आपके कह सकता हूं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे? तो आपको पता है कि 11 दिसंबर कब, 11 दिसंबर कब आपका, तो याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था, यहाँ पे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था, या उद्देश्य प्रस्ताव को किसने यहाँ पे मतलब कि संविधान सभा के अंदर लाया था, प्रस्तुत किया था, यानी कि who represented the objective resolution? तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैंने क्या बताया कि सर 13 दिसंबर कब, आपसे 13 दिसंबर 1946 को जो हमारे पीटी नेहरू थे ये क्या करते हैं, यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश करते हैं। ये चीजें आपको ध्यान देनी है, डेट भी नाम भी। आगे उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? सर ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर हो जाता है। ये बातें याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके दोबारा से रिपीट होंगे कब, ये प्रस्ताव वाले कब होंगे, जब मैं आपको प्रियम्बल आगे पढ़ाऊंगा तब, क्योंकि ये सारे डेट, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है बाद में यही जाके आपका प्रियम्बल बन जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, वहां पे भी ये क्वेश्चन रिपीट होगा, तब आपका यहाँ से रिविजन एक बार दोबारा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या बोला, उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या बना? आंसर है इसमें से कौन सा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, प्रस्तावना, प्रियम्बल, अनुसूचियां, शेड्यूल, इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। तो कौन सा बना? तो मैंने इसको बताया कि आपका क्या आंसर होगा, इसका प्रस्तावना जाकर के बन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान देना है कौन थे। तो ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये चीजों को आप लोग याद रखिएगा।
कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा संविधान को बनाने में कितना समय लिया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 साल 11 माह 18 दिन। कितने पैसे खर्च हुए थे सर? तो आपको याद रखना है जो पैसे खर्च हुए थे वो आपके हुए थे कितने? लगभग 64 लाख। कितना? तो आपसे पूछा जाता है कितने पैसे संविधान को बनाने में खर्च हुए? आंसर हो जाएगा 64 लाख। और कितने दिन में बना ये आपको पता होगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, यानी कि कब इसको एडॉप्ट किया गया? वर्ड याद रखिएगा, ग्रहण मतलब कि अपनाना और अंगीकृत करना दो अलग वर्ड है। यहाँ पे अंगीकृत का मतलब होता है हम केवल उसको आंशिक रूप से यानी पार्शियली हम क्या कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। मतलब कि कुछ हम यहाँ पे हुआ क्या था कि 26 नवंबर 1930 को ये संविधान जब बना तो वहां पे कुछ आर्टिकल को उसी दिन आपको लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च का मतलब लागू कर दिया गया। जिसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पे कब बन गया आपका 26 नवंबर 1949 को इसी दिन क्या मनाया जाता है? इसी दिन मनाया जाता है हमारा क्या? संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। ये बात याद रखना है। तो संविधान दिवस इस दिन मनाया गया। क्यों इसी दिन सर? क्योंकि इस दिन बना और इसके साथ कुछ यहाँ पे आर्टिकल को इसी दिन लागू कर दिया गया था। लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे थे जो 26 जनवरी के दिन लागू किए, ज्यादातर कह सकता हूँ 10% इस दिन, तो बाकी 90% 26 जनवरी को लागू हुए। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। कब इसको लागू किया गया सर भारतीय संविधान को? तो आपको पता है कि रिपब्लिक डे के दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन इसको लागू कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, भारत के द्वारा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। बचे हैं अभी आपके और भी क्वेश्चन, तो उसको भी देख लीजिएगा। क्या बोल रहा कि प्रारंभ में क्या बोल रहा कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो याद रखिएगा, स्टार्टिंग जब भारत का हुआ था, जो संविधान के अंदर अनुच्छेद थे वो टोटल आपके कितने थे? 395। कितने थे? 395। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन में 390 दिख रहा, तो आप इसको 8 कर लो। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ये बातें याद रखनी है। हम क्या करेंगे, इसके बाद अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा कि सर वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में उस टाइम पे कितनी अनुसूचियां थी और इस टाइम पे आपकी कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितनी अनुसूचियां थी। तो याद रखिएगा उस टाइम आपकी 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कितना है? तो सर याद रखिएगा ये आपकी टोटल 12 हो चुकी हैं। तो आपको ये बातें ध्यान देनी है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सर आंसर हो जाएगा 12। ये आपको ध्यान देना है। 8वीं अनुसूची मैंने बताया था भारतीय भाषाएं को शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट। तो अभी आपने देखा कि जो हमारा प्रियम्बल वाला पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है आपका यूएसए से। जबकि हमारा जो यहाँ पे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है वो आपका कहाँ से लिया गया है? वो भी आपका लिया गया है किससे? सर यूएसए से। दूसरी चीज, ये कब कौन से पार्ट में है हमारा? तो पार्ट नंबर जो हमारा 3rd है यहीं पे ये आपका शामिल है। पढ़ाऊंगा आगे कौन से आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कितने हैं सर टोटल। तो एक बात याद रखिएगा, ये टोटल आपको आगे मैं बताऊंगा, तो इस चीज को याद रखिएगा। क्या बोला? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? तो आपको 4 ऑप्शन है, यूएसए, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर जर्मनी। ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पे डीपीएसपी है ना, ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। दूसरी चीज, ये संविधान के पार्ट 4 में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आपका आता है। दूसरी चीज, कौन आर्टिकल? 36 से 51 के बीच। अब ये भारतीय संविधान में इसीलिए ऐड किया गया क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है ना कि गवर्नमेंट को एक प्रकार से ये बताया जाता है या लिखा गया है कि आपको कैसी पॉलिसीज बनानी चाहिए लोगों के लिए, जिससे क्या हो देश के अंदर जो निम्न वर्ग है उसका भी आपका उदय हो, समानता बढ़े, इस तरीके की चीजें होती है। वो आपका फिक्स नहीं है कि गवर्नमेंट को वो करना ही है, बट ऐसा लिखा गया है, इस बात को आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर पे, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? क्या ये अनरिटेन है यानी अलिखित है, छोटा है यानी शॉर्ट है, लिखित है या सबसे लंबा है यानी कि रिटेन एंड द लॉन्गेस्ट है, और चौथा है आपका लचीला यानी फ्लेक्सिबल है। तो याद रखिएगा
ये आपका लिखित है यानी कि रिटन है, इसके अलावा लॉन्गेस्ट है, तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे 20 का हो गया सी। आगे बढ़ेंगे, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना खर्च आया था। ऑप्शन है 10 लाख, 20 लाख, 64 लाख या फिर 1 करोड़। तो आपको मैंने अभी पीछे बताया कि भारतीय संविधान को बनाने में जो पूरा खर्च आया था वो आपका कितना आया था, वो था आपका 64 लाख। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा इसका आंसर हो जाता है 64 लाख। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे तो बोल रहा कि भारतीय, यहाँ पे क्या बोल रहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस आपको बचे हैं, मैं इसको बता दे रहा। क्या आपसे पूछ रहा, आपसे क्या पूछ रहा कि यहाँ पे मैं क्वेश्चंस और कुछ दिखा रहा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। बोल क्या रहा कि इसमें क्वेश्चन पहले देखिएगा, बोला संविधान सभा ने किस दिन अपना कार्य पूर्ण किया था। तो आपको याद रखना है जो हमारी संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो आपका कब अपने काम को पूरा किया। तो मैंने यहाँ पे बताया कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये 26 नवंबर 1949 के अपने कार्यों को पूरा कर लेती है। इस बात को आपको याद रखना है। तो कब हुआ सर, 9 दिसंबर के दिन पहली बैठक हुई। दूसरी चीज 26 नवंबर को इसको एक्सेप्ट किया गया। तीसरी चीज क्या है आपका कि 24 जनवरी को क्या हुआ था, यहाँ पे लास्ट बैठक हुई थी कब, 24 जनवरी को। ये बातें याद रखनी है, कौन सी, 24 जनवरी को लास्ट बैठक हो गई और इसके बाद 26 जनवरी को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो आप इस बात को याद रखिएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो आप याद रखिएगा को, तो क्या आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा, जस्ट एक मिनट, तो कौन सा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा कि संविधान सभा कब अपना कार्य पूरा की, 26 नवंबर 1949 को। ये बातें ध्यान देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस है उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद क्या आपसे पूछ रहा, तो आपको याद है यहाँ पे पिछला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ रहा कि संविधान सभा ने वंदे मातरम को क्या नाम दिया या फिर किस प्रकार का दर्जा दिया। तो आपको याद रखना है कौन सा दर्जा मिला था वंदे मातरम को। पहला है राष्ट्रगान, दूसरा है राष्ट्रगीत, तीसरा है देशभक्ति गीत और चौथा है कोई दर्जा नहीं। तो कौन सा आपको पता है, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया क्या है, तो आपको याद रखना है वो है आपका राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग। ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से और भी कुछ क्वेश्चंस है मैं आपको करा दे रहा कि हाँ क्या बोला, संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना, यानी राष्ट्रपति यहाँ नहीं रहेगा, मतलब कि एक प्रकार से ना राष्ट्रपति का मतलब यहाँ पे है अस्थाई अध्यक्ष। क्या है, तो आप याद रखिएगा अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसको चुना, ये यहाँ पे पूछ रहा। क्या पूछ रहा, अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसको चुना था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बात आपको ध्यान देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या बोल रहा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक में क्या स्वीकार किया गया। तो आपको याद रखना है जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हुई थी इसको स्वीकार किया गया था कब, 24 जनवरी 1950 में। ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं, फिर ये आपका टोटल यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो भी आपका बचा है, फिर हम क्या करेंगे कल आपको दूसरी चीजें प्रोवाइड करेंगे। कुछ और क्वेश्चन है देख लीजिएगा। बोला कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको भूल जाते हैं कि कहाँ कब हुई थी। तो आंसर हो जाएगा सर 24 जनवरी 1950 के दिन। ये बातें आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद और क्या क्वेश्चन है आपसे, क्या पूछ रहा, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो आपको पता है जनगण मन इनका राष्ट्रीय गान है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, 52 सेकंड में ये आपका गाया जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे बोल रहा कि भारतीय राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया, तो सर आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950, तब ये आपका राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान आपका एक्सेप्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आपका बचा है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने स्वीकार किया था। तो आपको पता होगा कि इसको संविधान सभा ने स्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा,
लास्ट क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। तो क्या दिख रहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया? तो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। कब? तो आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है संविधान सभा से रिलेटेड। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी अभी प्रियम्बल के बारे में भी आज को वीडियो आपको, दोनों वीडियो आज ही मिल जाएंगी, जिसमें आपको यही वाला पार्ट और इससे रिलेटेड एक और आपका जो जिसमें हम प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे वो भी आपको आगे मिल जाएगी। तो आप दोनों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एमसीक्यू को प्रैक्टिस कीजिएगा। जहां पे कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको देखेंगे कि आपको कहाँ से प्रॉब्लम आ रही या फिर कहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा। तो उम्मीद कर रहा ये जो क्लास है ये आपको पसंद आई होगी कि किस तरीके का हमने यहाँ पे कंटेंट दिया और आगे किस तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, कहाँ पे आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब हमने आपको यहाँ पे बता दिया। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और एक चीज और कि आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आते हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब इस तरीके से आपको सारी चीजें थ्योरीज वाइज एमसीक्यूज वाइज आपको प्रैक्टिस कराई जा रही तो आप उसके बदले एक तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जाए सारी चीजें टाइम टू टाइम आपको मिले, आपकी तैयारी बेहतर हो। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।